Good morning class. St. Angel's family welcomes you in online classes, class 12th commerce, subject business study. And our today's topic is importance / significance of organizing of chapter 5 organizing class 12th commerce. सो बेटा आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस है दोनों एक ही चीज होती है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो आपको यदि किसी क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आ जाए या बेटा किसी क्वेश्चन में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आ जाए तो बेटा इनका आंसर सेम ही होगा। तो आपको बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, सिग्निफिकेंस का मतलब इम्पोर्टेंस ही होता है। नेक्स्ट बेटा पॉइंट इज बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। देखिए बेटा जब आपने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को पढ़ा, इसकी बेटा आपने डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें बताया गया था कि ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं कि वर्क को बेटा सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर वर्क को डिवाइड किया जाता है स्मॉलर यूनिट में। और बेटा जब वर्क को स्मॉलर यूनिट में डिवाइड किया जाता है उस वक्त बेटा उस वर्क को उसी जो है बेटा एम्प्लॉइज को दिया जाता है जो उसको बेस्ट तरीके से कर सकता है। इट मीन्स बेटा ऑर्गेनाइजिंग करते वक्त जब वर्क को डिवाइड करते हैं तो एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी का ध्यान में रखा जाता है। इट मीन्स जो एम्प्लॉय जिस काम को करने में एफिशिएंट होता है उसको बेटा वही वर्क दिया जाता है। फॉर एग्जांपल बेटा यदि बैंक का काम क्या होता है कि बेटा आपसे डिपॉजिट लेना और आपको एडवांस करना, लोन देना। तो बेटा जो बैंक का पूरा काम है वो अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड रहता है। जैसे कोई एम्प्लॉय जो होता है बेटा वो आपके एंट्री करता है, कैशियर जो है आपसे कैश लेता है, मैनेजर जो है बेटा लोन पास करते हैं और अदर वर्क होते हैं। तो बेटा पूरा वर्क जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड होता है। और बेटा खासकर इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब भी वर्क को बेटा हम अलॉट करते हैं तो उसी बंदे को जो है बेटा वर्क अलॉट किया जाता है, उसको दिया जाता है जिसमें उसकी एफिशिएंसी होती है। यदि बेटा कोई एंट्री करना अच्छा जानता है तो बेटा उसे बुक एंट्री का काम दिया जाएगा। यदि कोई बेटा कैश डीलिंग अच्छी रखता है तो उसको कैशियर का वर्क दिया जाएगा। इट मीन्स बेटा इससे क्या होगा कि जिस बंदे पर जो वर्क बेटा अच्छी तरीके से आता है वो उसका बेटा स्पेशलिस्ट है। तो यदि उसको वही वर्क दिया जाता है तो इससे बेटा हमारे वर्क में स्पेशलाइजेशन आती है। स्पेशलाइजेशन का मतलब हमारा वर्क अलग होगा, दूसरों से अच्छा होगा, विशिष्ट होगा। तो इससे बेटा ऑर्गेनाइजेशन और फर्म के अंदर विशिष्टता आती है। इट मीन्स हम सबसे अलग होंगे क्वालिटी को लेकर, क्वालिटी ऑफ सर्विस और यू कैन से द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जैसे बेटा एप्पल जो है अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, तो बेटा वो इसलिए जाना जाता है कि क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी है उसको वही एक्सपर्ट डील करते हैं जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा रोल क्लियरिटी। देखिए बेटा जब ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो आपने देखा होगा, स्टेप में पढ़ा होगा, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। बेटा ऑर्गेनाइजिंग करते वक्त सबको जो है उनकी ड्यूटी अलॉट की जाती है, कौन किस लेवल पर वर्क कर रहा है और उसकी क्या ड्यूटीज होगी बेटा ऑर्गेनाइजिंग में, ये सब क्लियरली जो है वो बता दिया जाता है। इससे बेटा सभी को जो है सभी एम्प्लॉइज को अपने अपने काम का पता रहता है और अपने अपने रोल का क्लियर रहता है। तो बेटा वो अपने वर्क को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि उनका जो रोल है बेटा वो क्लियर रहता है कि व्हाट द एक्शन दे हैव टू डन एंड व्हाट द रोल दे हैव टू परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। देखिए बेटा जब रोल क्लियरिटी होगा सेकंड पॉइंट होगा तो थर्ड पॉइंट उसका रिजल्ट होगा। मीन्स यदि सभी एम्प्लॉइज को अपने अपने रोल का पता हुआ रहता है तो बेटा वो अपने अपने रोल के अकॉर्डिंग अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। और बेटा आपने इसमें ऑर्गेनाइजिंग स्टेप में एक स्टेप ये भी पढ़ा होगा, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब बेटा कौन किसका सीनियर होगा और कौन किसका जूनियर होगा, कौन सुपीरियर होगा और कौन उसका सुबॉर्डिनेट होगा, ये बेटा क्लियरली जो है जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है तो क्लियर कर दिया जाता है कि डिपार्टमेंटल हेड के पास क्या पावर रहेगी, उसके असिस्टेंट कौन होंगे, उस पोस्ट के लिए बेटा क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। एवरीथिंग इज क्लियर इन द ऑर्गेनाइजिंग स्टेप्स। सो बेटा जो वर्किंग रिलेशनशिप है, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसको जवाब देगा, कौन किसके प्रति अकाउंटेबल होगा,
सो बेटा ये बिल्कुल क्लियर रहता है, इसलिए वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर। और बेटा ये होना बहुत जरूरी होती है। यदि बेटा फर्म में किसी को ये नहीं पता होता कि उन्हें खुद में कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और उन्हें किसको रिपोर्ट करना है, तो बेटा इससे वर्क सिस्टमेटिक नहीं हो पाता है और पूरी ऑर्गेनाइजिंग में प्रोसेस जो है बेटा वो फेल हो जाता है। सो बेटा जो फर्म है वो अच्छी प्लानिंग के बावजूद भी जो है बेटा अपने सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाती यदि ऑर्गेनाइजिंग अच्छी ना हो। इट मीन्स यदि वर्किंग रिलेशनशिप यदि क्लियर नहीं होगा तो एम्प्लॉय जो है बेटा कंफ्यूजन में रहेंगे, उन्हें अपनी रिपोर्ट किसको देनी है, किसको उन्हें जवाब देना है, किससे उन्हें जो है ऑर्डर लेने हैं। यदि बेटा ये बातें क्लियर नहीं रहेगी तो ऑर्गेनाइजेशन और फर्म के अंदर कंफ्यूजन और चाउस की कंडीशन हमेशा बनी रहती है, विच इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और एनी फर्म। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए बेटा ऑर्गेनाइजिंग करते वक्त किसको क्या वर्क दिया जाना चाहिए और हर लेवल पर क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन किसके प्रति जो है बेटा अकाउंटेबल होगा, जवाब कौन देगा, कौन जो है बेटा सुपीरियर होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा। जब ये सब कुछ क्लियर रहता है तो सीधी सीधी बात है। और वर्क डिवाइड करते वक्त भी वर्क केवल उसको बेटा दिया जाता है जो बंदा जिस वर्क में एफिशिएंट होता है। सो बेटा इससे क्या होगा, आप अपने रिसोर्सेज का बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। और बेटा बिजनेस यही है, इंडस्ट्री यही है, जो बिजनेस अपने रिसोर्सेज का जितने बेटर तरीके से बेटा यूज करेगा वही फर्म जो है बेटा तरक्की करती है, वेदर इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स और वेदर इट इज अ एनी अदर रिसोर्स लाइक रॉ मटेरियल। द ऑर्गेनाइजेशन विच यूजेस देयर resources in a optimum or in a better manner, he will only the get success in his work or in his aim. So optimum utilization of resources वो इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, हम वर्क को डिवाइड करते हैं, वर्क को डिवाइड करने के बाद वर्क उसी को ही दिया जाता है जिसमें जहां जिसकी एफिशिएंसी होती है। सबको बेटा अपने अपने रोल बताए जाते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप को क्लियर किया जाता है। तो यदि ऊपर के तीनों पॉइंट होंगे तो बेटा फोर्थ पॉइंट रिजल्ट निकलेगा। यदि बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा, रोल क्लैरिटी होगी, वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो इसका मतलब बेटा हम अपने रिसोर्सेज का बेटर से बेटर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेटा ये भी ऊपर के पॉइंट का रिजल्ट है। जब वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर होता है कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, किसके प्रति हमें जवाब देना है, किसको क्या वर्क करना है, किसकी क्या पावर है, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एवरीथिंग इज क्लियर। तो बेटा ये सब चीजें यदि क्लियर होती है तो तालमेल, समन्वय, कोऑर्डिनेशन बैठाने में आपस में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। यदि बेटा मैं एक एम्प्लॉय और मुझे पता है कि मुझे अपनी प्रॉब्लम को लेकर कहाँ जाना है, मुझे कहाँ से ऑर्डर लेना है, तो बेटा इसमें कोई कोऑर्डिनेशन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑर्गेनाइजिंग करते वक्त बेटा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा जाता है, डिपार्टमेंटल हेड नियुक्त किए जाते हैं, उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं। सो बेटा इससे क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बड़ी इजीली बन जाता है, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए बेटा करते क्या है कि वो ऑर्गेनाइजिंग में बता दिया जाता है कि जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनके ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और ये वर्क होगा, जिसमें बेटा कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना भी एक उनका वर्क रहता है। सो इसलिए बेटा हर डिपार्टमेंटल हेड को अपनी अपनी डिपार्टमेंट की वर्किंग का पता रहता है, तो इस ब्याप पर वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इजीली कोऑर्डिनेशन को मेंटेन कर पाते हैं। और अपने डिपार्टमेंट भी, क्योंकि उनको पता रहता है कि कहां पर जो है बेटा उनका कौन सबॉर्डिनेट है, एम्प्लॉइज को पता होता है कि उन्हें कहां पर रिपोर्ट करना है। तो जब सब कुछ ये होता है बेटा, रोल क्लियरिटी रहती है, वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर रहता है, तो बेटा कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ही जो है बेटा कोऑर्डिनेशन और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मींस जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, जो हमारा प्रशासन है, वो बेटर हो पाता है ड्यू टू द ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट है बेटा एडॉप्टेशन टू चेंज। एडॉप्टेशन टू चेंज, देखिए बेटा समय समय पर आपको पता है कि जो बिजनेस है वो
बिजनेस इन्वायरमेंट में जो है बेटा लगातार जो है चेंजेज होते रहते हैं, इसलिए बिजनेस जो इन्वायरमेंट है उसको हमने डायनेमिक कहा है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के अनुसार बेटा बिजनेस को बदलना पड़ता है, समय समय पर चेंज करना पड़ता है। तो यदि बेटा कुछ भी टेक्नोलॉजी में हम चेंज करते हैं या फिर हमारे जो अदर जो डिपार्टमेंट्स है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यदि हमें अपने प्रोडक्शन टेक्निक में कोई चेंज करना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं वो इजीली उस चेंजेस को अपने इन्फीरियर अपने एम्प्लॉइज को बेटा बताकर, उनको समझाकर, उनको क्लियर कर कर कि व्हाट द फंक्शन दे हैव टू परफॉर्म, ये एक्टिविटी क्लियर कर सकते हैं। सो बेटा चेंजेस जो होते हैं उनको एडॉप्ट इजीली कर लिया जाता है। चेंजेस एडॉप्ट इसलिए इजीली कर लिया जाता है बेटा क्योंकि पहले से ही सबका रोल क्लियर होता है, तो किससे किसको इंस्ट्रक्शन जाएंगे ये भी पहले से ही ये जो बेटा क्लियर रहता है। तो जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस उनको एडॉप्ट करने हैं वो इजीली करा पाते हैं, क्योंकि पहले से ही जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाया जा चुका है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हेड्स को नियुक्त किए जा चुके हैं, उनके सबॉर्डिनेट को नियुक्त किया जा चुका है, जिससे कि बेटा क्या होता है यदि कोई चेंजेज होते हैं तो वो इजीली एडॉप्ट कर लिए जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग ही बेटा चेंजेस को एडॉप्ट करने के लिए अपनी हेल्प देती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देखिए बेटा जब रोल क्लैरिटी होगी, आप अपने रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे, आपका कोऑर्डिनेशन बेटर मेंटेन होगा। इसका मतलब ये ऊपर जितने भी पॉइंट है इन सबका निचोड़ 7th में ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ये क्लियर हो चुका है आपको कि स्पेशलाइजेशन होता है, आप अपने रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। सो बेटा इससे क्या होगा, सब कुछ सिस्टमेटिक हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया है, आप अपने रिसोर्सेज का बढ़िया तरीके से यूज कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा आपकी फर्म जो है वो एक्सपेंड करेगी, ग्रोथ होगा उसका। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। इससे जो पर्सोनल डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, पर्सनल नहीं बोलेंगे बेटा, इसको पर्सोनल बोलेंगे, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। देखिए बेटा जो पर्सन जो एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजिंग से उनका भी डेवलपमेंट होता है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे? सो बेटा इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजिंग करते वक्त वर्क उसी एम्प्लॉइज को दिया जाता है जो जिसमें एफिशिएंट होता है, जिसमें जिसका बेटा स्पेशलाइजेशन होता है। और यदि आप उसी वर्क को एम्प्लॉइज को बेटा, यदि आप एम्प्लॉइज हो और आपको वही वर्क आपकी फर्म दे रही है जिसमें आप स्पेशलिस्ट हो, तो बेटा आप उसमें और नई नई क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं, आप उसमें और जो नए नए मेथड्स हैं वो ला सकते हैं। आप बेटा उसके स्पेशलिस्ट बन जाएंगे बिकॉज आप वही वर्क कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी महारत आपको हासिल है। इट मीन्स इससे बेटा आपका खुद का भी डेवलपमेंट होगा। और जब भी कोई चेंजेस होते हैं तो मैनेजमेंट जो होते हैं, जो मैनेजर्स जो होते हैं वो आपको बेटा उसको क्लियर करते हैं, उन चेंजेस के लिए आपको बेटा ट्रेन करते हैं, जिससे क्या होता है कि एम्प्लॉइज का भी डेवलपमेंट समय समय पर होता रहता है, क्योंकि वो वही वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और उन्हें जो चेंजेज होते हैं वो आराम से जो है उनके सीनियर के द्वारा समझा दिए जाते हैं, क्लियर कर दिए जाते हैं। इससे बेटा जो एम्प्लॉइज हैं, जो पर्सोनल है फर्म के अंदर, जो पर्सन वर्क कर रहे हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनका भी डेवलपमेंट होता रहता है। So in this way beta we have completed the importance of significance of organizing process. So बेटा ये जो 8th पॉइंट है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप इन सभी पॉइंट को बड़े इजीली समझ गए होंगे। मैं दोबारा से एक बार क्लियर करा देता हूँ। स्पेशलाइजेशन, देखिए बेटा वर्क उसी को ही दिया जाता है जो जिसमें अच्छी तरीके से कर सकता है, तो इससे स्पेशलाइजेशन होगा। ऑर्गेनाइजिंग में रोल क्लियर कर दिए जाते हैं, किसको क्या करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्किंग रिलेशनशिप में बताया जाता है कि आपको किसको रिपोर्ट करना है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, जिससे कि सबके माइंड में क्लियर हो जाए कि उसको डीलिंग किसके साथ करनी है और उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। और बेटा यदि ये तीनों पॉइंट होंगे तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा, रिसोर्स को आप अपने बेटर तरीके से यूज कर पाएंगे। और इससे बेटा फिर क्या होगा कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छा, तालमेल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच जो बेटा कोऑर्डिनेशन, जो समन्वय, जो तालमेल होगा वो अच्छा बनेगा। चेंजेस भी करना बेटा आसान रहता है क्योंकि हर डिपार्टमेंटल हेड्स अपने अपने अनुसार अपने अपने डिपार्टमेंट में चेंज करा लेते हैं, तो चेंजेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती यदि अच्छी ऑर्गेनाइजिंग होती है।
और बेटा यदि ये सब कुछ होगा तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी होगा। और एम्प्लॉयज को यदि वही वर्क दिया जाता है जो जिसमें स्पेशलिस्ट हो तो इससे उनका बेटा खुद का ग्रोथ भी होता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल भी होता है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द organizational structure. Till then, take care.